हेलो दोस्तों, सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर आपको याद दिला देता हूं, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको नोट्स और वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल अपना केमिस्ट्री किंगडम, और हम कर रहे हैं एग्ज़ाम 2021 की सीरीज़ सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपसे बार बार पूछ ली जाती हैं। एक होता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? तो ये क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका, यानी कि सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट, सेम नहीं है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। और इनकी खास बात क्या होगी कि इनमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। सब्सटेंसेस अलग अलग हैं लेकिन जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा ना वो सेम होगा। having different substances having same crystalline structure या क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इनके एटॉमिक रेशियो भी आपको सेम मिलेंगे एंड एटॉमिक रेशियो ये भी सेम मिलेंगे। मीन्स आइसो का मतलब ये होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है यानी कि बाहर से देखने में जो स्ट्रक्चर होता है वो। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो, एक जैसा हो, सब्सटेंस हालांकि अलग अलग हैं, और उनका एटॉमिक रेशियो भी एक जैसा होता है। एग्जाम्पल से देखिए तुरंत समझ में आएगा आपको, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट है एंड Na3ASO4 सोडियम आर्सेनेट है। ये दोनों सब्सटेंसेस जो अलग अलग हैं ये आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं। जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आएगा वैसा इसका है। अच्छा, एटॉमिक रेशियो देख लो आप इनका। सोडियम 3 है, यहाँ भी 3 है। एक फॉस्फोरस है तो एक उसकी जगह ये है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं? 3 + 1 + 4 यानी कि 8 हैं। तो इसमें भी यही है, 3, 1 और 4, 8। क्या कोई और भी, यानी कि ये पेयर कैसा है? हम कहेंगे ये पेयर है आइसोमॉर्फिक पेयर। क्या और कोई भी ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे NaF एंड MgO सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी कैसे हैं? आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं। मींस कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम, और एटम भी देखो, इसमें 2 एटम है, इसमें भी 2 है। क्या और कोई एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल और भी है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, NaNO3 एंड CaCO3। इसमें भी आप ये पाएंगे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है। इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स जो है यानी कि एटॉमिक रेशियो वो भी सेम है कि इसमें कितने एटम हैं? 1 और 1 2 और 3 5। इसमें भी 1 और 1 2 और 3 5। एटॉमिक रेशियो भी सेम है। तो ये क्या है? आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, एक होता है पॉलीमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या चीज है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो सब्सटेंस तो एक है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। सब्सटेंस फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक ही सब्सटेंस अगर अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस है। जैसे कि आप बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये 2 फॉर्म्स में आपको मिलेगा। ये आपको कैल्साइट की फॉर्म में भी मिल सकता है और इसकी दूसरी फॉर्म है एर्गोनाइट। तो CaCO3 जो है 2 फॉर्म्स में मिलेगा, कैल्साइट की फॉर्म में मिल सकता है या एर्गोनाइट की फॉर्म में मिल सकता है। अच्छा चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये किसके एग्जांपल हैं? सब्सटेंसेस के एग्जांपल देख रहे हैं। अब मान लिया आप बात करें सिलिका की, SiO2। तो सिलिका एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक से ज़्यादा फॉर्म में मिल सकता है, जैसे अल्फा क्वार्ट्स, ठीक है, पहला, बीटा क्वार्ट्स
दूसरी फॉर्म इसकी, ठीक है। और एक होती है क्रिस्टोबेलाइट, क्रिस्टोबेलाइट। तो ये 3 फॉर्म में सिलिका की। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सब्सटेंसेस के केस में ही ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट भी ऐसा करे? बिल्कुल, एलिमेंट भी कोई ऐसा हो सकता है जो मोर देन वन फॉर्म में पाया जाए। तो एलिमेंट्स में भी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। जैसे आपका पुराना दोस्त जाना पहचाना कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स। अच्छा, एलिमेंट के केस में इसका नाम बदल दिया है। एलिमेंट्स के केस में हम इसको बोलते हैं एलोट्रोपी। पॉलीमॉर्फिज्म को क्या नाम दिया गया है? एलोट्रोपी। जैसे कार्बन के 3 फेमस एलोट्रोप्स आप जो पढ़ते आ रहे हैं, डायमंड होता है, एक क्या होता है, ग्रेफाइट है, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। और एक होते हैं, तीसरा कौन सा है बताइए, फुलेरिन्स। तो एलिमेंट के जब आप बात करेंगे तो उसमें एलोट्रोपी बोलते हैं, या फॉस्फोरस के आप बोलते हैं ना कि रेड फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस है, येलो है। तो जैसे एलिमेंट जो हैं, जैसे कार्बन है, तो इसके 3 जो क्रिस्टलाइन आइसोटोप्स होते हैं, ये सॉरी एलोट्रोप होते हैं, कौन से, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन्स है। तो ये 2 टर्म मेन है। अब आगे देखते हैं क्रिस्टल क्या चीज़ है और यूनिट सेल क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस की। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब 3 डायमेंशंस में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, 3D में अरेंज होंगे, 3 डायमेंशन में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब 3 डायमेंशन में अरेंज होंगे रेगुलरली, तो एक क्रिस्टल बनता है जिसको आप क्रिस्टल लैटिस कहोगे या स्पेस लैटिस कहोगे। देखिए, सारी डेफिनेशन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर नोट्स आपके पास हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ साथ एज इट इज़ नोट्स के सिंक्रोनाइज्ड ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन मेक्स ए क्रिस्टल लैटिस और ए स्पेस लैटिस। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, ये 3 तरह के हो सकते हैं। या तो एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट रेगुलरली अरेंज होंगे 3 डायमेंशन में और क्या बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब देखिए, एक होता है लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या है, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लैटिस पॉइंट भी बोला जाता है, इनको लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। अब ये जो डायग्राम है ना, ये आपको बार बार बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में। क्या है ये, जैसे कि ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये एक बक्सा है, ये इसके अंदर दूसरा बक्सा है, इनको आप यहाँ से ऐसे मिला दें, तो ये जो है, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी, ये कई टाइप की होती हैं वैसे। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो इसके कॉर्नर पर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये पार्टिकल रहा, ये पार्टिकल है, ये है, यहाँ पे नहीं, ये तो क्रॉसिंग है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये पार्टिकल है, ये है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है ना, इन्हीं को तो बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इन्हीं को बोला जाता है। तो यूनिट सेल अब क्या चीज है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बार बार रिपीट होने से कोई क्रिस्टल बनता है, वो क्या होती है, यूनिट सेल होती है। तो ये क्या है, ये वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो बार बार रिपीट होगा और इसके बार बार रिपीट होने से एक क्रिस्टल बनेगा। जैसे हम दीवार बनाते हैं, वॉल, तो दीवार में क्या है, जो भी ब्रिक है, ईंट है, या आजकल ब्लॉक्स की बनती है, तो वो जो ईंट है अपनी, वो बार बार यूनिट रिपीट होती है, तब दीवार बनती है। तो वो जो ईंट है या ब्लॉक जो आप ले रहे हो, वो क्या है, यूनिट सेल है, और उससे जो पूरी दीवार बन जाएगी, वो क्या है, वो एक क्रिस्टल है। अब ये जो क्रिस्टल बनता है, ये जो यूनिट सेल बनती हैं, इसमें यानी कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हों, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें जिनसे उनकी स्टडी हो जाए। तो 6 पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के, जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये रहा, देखिए कितने हैं, 6 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से हैं,
3 तो ये आपको लेंथ दिखाई दे रही होंगी जिनको आप एक्सिस बोल रहे हो, और 3 एंगल दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है, और क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स। 3 तो एक्सिस हैं, कौन से हैं देखिए, ये रहा जो ABC जो हमने लिखा है, कौन से हैं ABC, ये रहा देखिए, ये है A, ये देखिए इस डायग्राम, ये A है, ये क्या है B, ये एक एक्सिस है B, ये क्या है C एक्सिस है, तो ये क्या है, ये क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस हैं ABC, एज भी बोल सकते हो आप इनको, या एजिस, ठीक है। अब एंगल्स कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 एंगल हैं। तो यहां पर देखिए गौर से, अल्फा कहाँ है, B और C के बीच में, तो B और C के बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा एंगल है। अब देखिए C और A, यानी कि A एंड C के बीच में जो है कौन सा है, बीटा एंगल है, ये है क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल। और A और B के बीच में कौन सा है, ये है गामा। तो ये 3 एंगल हैं, अल्फा, बीटा, गामा, क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स, और 3 एक्सिस हैं ABC जो हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। तो ये यूनिट सेल के पैरामीटर हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं। देखिए जो ऊपर हम बात करें कि 3D में जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज होंगे 3 डायमेंशन में और बनाएंगे क्रिस्टल, तो इस तरह से कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। जब 3D में ये अरेंज होंगे तो 14 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जब 3D में ये अरेंज होंगे, और ऐसा करके ये 7 बेसिक टाइप की यूनिट सेल्स बनाएंगे, 7 बेसिक यूनिट सेल, जिनके नाम मैं अभी लिख देता हूं, लेकिन डिटेल आपको बुक में देखनी पड़ेगी, वहां से याद करनी पड़ेगी, जिनमें ये ABC, जैसे सिंपल क्यूबिक में ये बराबर होंगे, अल्फा, बीटा, गामा भी बराबर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से किसी में बराबर होंगे, किसी में नहीं होंगे। ये 7 टाइप के अरेंजमेंट बनेंगे, 7 बेसिक यूनिट सेल्स बनेंगी। कौन कौन सी 7 है वो अभी मैं लिख देता हूँ। तो जो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हैं या क्रिस्टल हैबिट्स जिनको आप बोल सकते हो, वो 7 कौन कौन से हैं, जैसे क्यूबिक है, जैसे टेट्रागोनल है, जैसे ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, 6th है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, और 7th है हेक्सागोनल। तो ये क्या है, ये 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इनमें हमसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए इनमें मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सी है क्रिस्टल सिस्टम, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सी है। तो आप याद रखेंगे मोस्ट सिमेट्रिकल जो है वो क्यूबिक सिस्टम होता है, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल है ये ट्राइक्लिनिक। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो यूनिट सेल हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार जुड़ती हैं और क्रिस्टल बनाती हैं, ये कितने टाइप की हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो यूनिट सेल हैं ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती हैं प्राइमेटिव और दूसरी होती है नॉन प्राइमेटिव। प्राइमेटिव आप किसको बोलते हो, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो केवल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, और नॉन प्राइमेटिव किसको बोलते हो, जिसमें पार्टिकल्स अदर देन कॉर्नर किसी दूसरी जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये यूनिट सेल आपने बना ली वही, ठीक है, अब तो ये बनानी आ चुकी होगी, इसकी प्रैक्टिस आप रखें, ठीक है। तो अगर इसके केवल कॉर्नर पर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे ये रहा, यहाँ पे है, ये 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 है, तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। जैसे आपकी बुक है तो आपकी बुक के 8 कॉर्नर्स आपको मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या है, कॉर्नर्स पर केवल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैसी यूनिट सेल है, प्राइमेटिव यूनिट सेल है।
नॉन प्राइमेटिव क्या है, कॉर्नर्स पर तो है ही, इससे नहीं बच सकते आप, कॉर्नर पर तो है ही, इसके अलावा किसी दूसरी जगह पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फिर क्या है, फिर से 3 टाइप की है। अगर कॉर्नर्स के अलावा, ठीक है, कॉर्नर्स के अलावा अगर फेस, जितने भी फेस हैं, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो कॉर्नर के अलावा अगर फेसिस पर भी पार्टिकल हैं तो क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड। देखिए मैं ये बोल रहा हूं जैसे कोई डस्टर है, ये क्यूब तो नहीं है एग्जैक्ट, तो इसमें क्या होगा, जब भी आप देखेंगे तो कॉर्नर 8 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। फेसिस कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फेसिस हैं। तो क्या होगा कि ये जो है, ये तो है क्या थी अपनी प्राइमेटिव। फेस सेंटर में क्या होगा, हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। जैसे ये जो एक फेस है, ये रहा, देखो ये, इसके सेंटर में एक पार्टिकल आ गया, इसका अपोजिट ये रहा, इसके सेंटर में एक पार्टिकल आ गया। ये जो है एक ये फेस है, देखो ये रहा, ये पार्टिकल है, ये एक फेस है, इसके सेंटर में ये पार्टिकल है। इसके अलावा 2 और बच गए हैं, गौर कीजिएगा, कौन कौन से, एक ये बच गया है, तो इसके सेंटर में एक पार्टिकल, और एक ये बच गया है, ये इसके सेंटर में एक पार्टिकल। तो 6 पार्टिकल हुए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर कॉर्नर के अलावा, इन एडिशन टू कॉर्नर्स, पार्टिकल अगर फेस के सेंटर में भी हैं तो वो क्या कहलाएगी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड। फिर है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड किसको कहोगे आप, जब कॉर्नर पर तो है ही, ठीक है, कॉर्नर पर पार्टिकल्स हैं ही, ये जैसे आप बना रहे थे ना, तो ये यूनिट सेल है, तो कॉर्नर पर पार्टिकल्स हैं, जो पहले थे वो अब तो अब भी हैं कॉर्नर्स पर, तो ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होता है। इन एडिशन टू कॉर्नर, 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। और तीसरा है, 3 टाइप कहेंगे, फेस सेंटर्ड। ये फेस सेंटर्ड तो हो गया, सॉरी, चलो साफ करते हैं, यही लिख देता हूं, एंड सेंटर्ड। तीसरा कौन सा है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर का मतलब है कि जो अपोजिट फेसेस हैं उनमें आमने सामने पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये अगर यूनिट सेल हो, छोटा डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि कई बार बना चुके हम, तो कॉर्नर्स पर तो थे ही, फेसेस जो हैं अपोजिट फेसेस, जैसे मान लिया एक फेस ये है, तो एक पार्टिकल यहाँ, इसका अपोजिट फेस ये है यहाँ पर, तो एंड फेसेस लेंगे हम आमने सामने के, यानी कि 2 ही लेने हैं बस। तो ये एंड फेसेस जो है इनमें पार्टिकल होंगे कॉर्नर के अलावा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंड सेंटर्ड कहेंगे। अब देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो बॉडी में है या कॉर्नर पर है या एंड फेसेस के बीच में है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। देखिए ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये एक यूनिट सेल है अपने पास, ठीक है। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो कॉर्नर पर पार्टिकल है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। कॉर्नर पे पार्टिकल जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल में, वो जानना चाहते हैं हम। कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं, अभी हमने पढ़ लिया 8 हैं। कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखिए इस चीज को, कोई भी कॉर्नर ले लो, मान लिया ये कॉर्नर आपने ले लिया, इस कॉर्नर पर एक पार्टिकल है, तो वो जो पार्टिकल है वो इतना छोटा नहीं है जैसा हमने यहां दिखाया। 8 कॉर्नर पे पार्टिकल है तो वो ऐसे हैं, जैसे ये है ना, तो आप ऐसे दिखाएंगे ये, और इस पे ये टच करेंगे आपस में, यहां पर है ये, इसी तरह यहां पर ये टच करेगा, ऐसे होते हैं। तो यहां पर अगर कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल कैसा है, वो ये पार्टिकल है ऐसे। इसी तरह यहां होगा, हर कॉर्नर पे होगा। अब एक बात आपको नजर आ रही होगी कि ये जो पार्टिकल आपने लिया है इसका बहुत कम हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है,
इसमें पार्टिसिपेट तो बहुत कम कर रहा है, बाहर ज़्यादा है, अंदर कितना है, यही हिस्सा तो अंदर है, बाकी सारा तो बाहर है। तो ये कितना पोर्शन है, 1/8 है ये। अब एक पार्टिकल 1/8 ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है अंदर, तो बाकी तो सारा बाहर पड़ा है। बाहर का मतलब कोई दूसरी यूनिट सेल आएगी उसके साथ शेयर होगा ये। यहाँ होगा वो भी 1/8 करेगा। यहाँ अब कितने कॉर्नर हैं, 8, तो 8 कॉर्नर हैं टोटल, और एक पार्टिकल कितना योगदान दे रहा है, कितना दान दे रहा है, 1/8। तो अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल प्राइमेटिव, इसमें पार्टिकल की संख्या क्या आएगी, तो कंट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, कंट्रीब्यूशन तो आया था 1/8, और पार्टिकल क्या आएंगे भाई 1/8, 1/8 सबका जोड़ दो, तो ऐसे करोगे तो पार्टिकल क्या आएंगे, 1। तो आपको याद रखना है सिंपल जो यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, उसमें पार्टिकल की संख्या क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब आप अगर ये जानना चाहें कि फेस पे जो पार्टिकल कोई है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो फेस पे जो भी होगा ना उसका कंट्रीब्यूशन होगा हाफ। हाफ क्यों होगा, क्योंकि जो भी फेस है उसके सामने दूसरा फेस आएगा तो उसे बट जाएगा। जैसे अगर ये एक फेस है, यहाँ कोई पार्टिकल है बीच में, ये दूसरा फेस है, तो ये दोनों मिलेंगे तो 2 ही तो मिल सकते हैं, और कहाँ से मिलेंगे, तो आधा आधा बांट लेंगे दोनों फेस, 2 फेस के बीच में एक पार्टिकल बटेगा, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2। अब अगर यहीं पर यानी कि FCC, ये क्या था, ये सिंपल क्यूबिक था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अगर आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएंगे, तो फेस सेंटर्ड क्या पढ़ा था हमने, कॉर्नर पर तो पार्टिकल है ही, फेस के सेंटर में भी हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे आप, कॉर्नर पर तो है ही, जो कॉर्नर की वजह से हैं वो क्या है, 1/8 × 8 अभी आया था, यानी कि 1 पार्टिकल तो उसकी वजह से आ गया जो ऊपर आया था, क्योंकि कॉर्नर पर तो है ही। फेस सेंटर्ड में अलग क्या बात हुई कि फेस के सेंटर में भी हैं। अब फेस कितने हैं, आपकी बुक को देख लो कितने फेस है, 6 फेस होते हैं क्यूब में, ठीक है। वैसे बुक क्यूब नहीं है, वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्यूबोइड है वो। तो फेस हैं 6, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/2। तो फेस के कारण कितने पार्टिकल्स आए, 1/2, टोटल फेस हैं 6, ये आए 3। अब टोटल फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या आए, 3 + 1, ये रहे 1 और 3, क्या आया, 4। तो आप याद रखेंगे फेस सेंटर्ड अगर दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, 4। एक और पूछ सकते हैं आपसे कि ये बताइए अगर बॉडी सेंटर्ड है तो क्या होगा, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, देखो ये अगर यूनिट सेल आपके पास है तो इसमें देखिए कॉर्नर पर तो है ही, अब कॉर्नर का तो वही खेल है, अभी जो हमने पढ़ा था क्या खेल होता है कि भाई कॉर्नर पे एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है 1/8 और टोटल हैं 8 पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसकी वजह से क्या आ रहे हैं, 1। तो 1 तो ये हो गई। अब बॉडी सेंटर में हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी के सेंटर में, कॉर्नर पर तो है ही, बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है। अब ये बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है तो ये तो किसी के साथ शेयर होगा नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा माना जाएगा। तो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है वो एज इट इज पूरा आप इंक्लूड करोगे। तो अब बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या बने यहाँ पर, 1 तो कॉर्नर की वजह से हुआ और 1 ये, 1 + 1 इट मीन्स 2। तो बॉडी सेंटर्ड BCC में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आए, 2। फेस सेंटर्ड में क्या आए, 4। 3 + 1 क्या आए थे, 4। और सिंपल में क्या आया, जिसमें केवल कॉर्नर पर पार्टिकल हैं उसमें आया 1। तो ये कंट्रीब्यूशन याद रखोगे आप, एक तो कॉर्नर पर क्या था 1/8, फेस पर क्या था 1/2, बॉडी पर क्या था पूरा 1, पूरा का पूरा 1 पार्टिकल होता है। इसके अलावा क्यूब में क्या होता है ये आपको पता है, क्या क्या होता है क्यूब में, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। फेस कितने हैं, 6 फेसेस होते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछ ले बॉडी डायगोनल क्या होंगे, तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं,
ठीक है, जैसे कमरे को ही आप देखें, अब यहाँ कमरा तो खैर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 2 3 और 4 ये कमरे में आप मैथमेटिक्स या इसके थोड़े से अगर कोई दिक्कत होता आप कोई एनिमेशन वगैरह देख ले, यूट्यूब पे मिल जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो खैर आसान ही है बातें। तो 4 क्या होते हैं, बॉडी होते हैं। एजिज की अगर बात करें तो 12 एजिज होते हैं, ठीक है, एजिज 12 हैं। तो ये थी कुछ बातें किसके बारे में, यूनिट सेल्स के बारे में। आगे पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये नई सीरीज है, सभी दोस्तों में फैला दो इस सीरीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।